हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड पहली वीडियो हमने कवर किया हुआ था, जिसमें हमने जो भी टॉपिक्स आपका था कि मतलब इसमें फॉर्म्स ऑफ पोएम्स हमें पढ़ने थे कि पोएम के कितने फॉर्म हो सकते हैं। एंड उस पर हमने 5 फॉर्म्स के बारे में बात किया हुआ था। एंड टोटल 8 फॉर्म्स हैं जो कि एक पोएम के हो सकते हैं, जिनमें से 5 पर हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड वीडियो जो आपके यूनिट नंबर 1 की होने वाली है। तो उसमें बाकी के 3 जो बचे हुए हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके यूनिट नंबर 1 का वो पहला वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कितने कितने फॉर्म में आपके जो है पोएम हो सकते हैं, कितने टाइप्स के आपके पोएम हो सकते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं 8 टाइप्स लिखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री के 8 फॉर्म कौन कौन से हैं, जिसमें से 5 तक हमने कर लिया है कंप्लीट बैलेट तक। एंड ये बाकी के 3 आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वहाँ तक पहुँचते हैं। ये हो चुका है हमारा बैलेट तक। एंड लिरिक्स से आज हमें पढ़ना है कि आखिर व्हाट इज द लिरिक्स, लिरिक्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिरिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए, लिरिक्स इज ए शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय फॉर सिंगिंग, यानी कि गाने के लिए कोई शॉर्ट सा पोएम कंपोज कर दिया जाए, वो कहलाएगा आपका लिरिक्स है। एंशिएंट ग्रीक लिरिक्स वेयर संग फॉर एकम्पेटमेंट ऑफ लायर, यानी कि कहने का अर्थ है कि एंशिएंट ग्रीक में ये चीज गाया जाता था जो है आयर के एकम्पमेंट में। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिफाइज ऑफ लिरिक्स आर शॉर्टनेस, यानी कि लिरिक्स को या जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझें कि जो इसको डिफाइन करता है कि ये दूसरे पोएम्स से, दूसरे पोएट्री से अलग है, वो है इसका शॉर्टनेस। सिंगल थीम, मतलब इसमें थीम चेंज नहीं होता है, एक ही थीम में चलता रहता है। एंड सिंगल इंटेंस इमोशन, यानी कि वो एक सिंगल इंटेंस इमोशन को ही टारगेट कर रहा है कि मतलब एक इमोशन जो दिखाया जा रहा है वही इमोशन है। यानी कि एक जो पोएम है, पोएट्री है, उसमें बार बार इमोशंस, बार बार थीम्स या ये सारी चीजें चेंज नहीं होती है। तो एक शॉर्ट सा लिरिक्स होता है, एक शॉर्ट सा पोएम होता है जिसमें सिंगल थीम यूज किया जाता है और इमोशन भी सिंगल ही यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएम इंग देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लिरिक्स। सीएम इंग के द्वारा कहा गया है कि 2 टाइप्स के लिरिक्स हो सकते हैं। एक हो सकता है पर्सनल लिरिक्स और एक हो सकता है आपका इम्पर्सनल लिरिक्स। इन द पर्सनल लिरिक द पोएट एक्सप्रेस हिज पर्सनल इमोशन। जो पर्सनल लिरिक्स होता है उसमें पोएट क्या करता है, अपना पर्सनल जो इमोशन किसी चीज के, किसी पर्सन के प्रति है, वो दिखाता है। एंड इन ए पर्सनल लिरिक्स एंड इन इम्पर्सनल, जो इम्पर्सनल लिरिक्स है वो एक तरीके का थीम होता है जो कि इम्पर्सनल होता है, दूसरे क्या होता है। द यूजुअल थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक्स आर सेलिब्रेशन ऑफ द पब्लिक इवेंट। कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है, उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसमें जो थीम यूज किया जा रहा है, या कोई फेस्टिवल है, कोई मैरिज है, उस टाइम पर चीजें की जा रही हैं, तो वो कहलाएगा आपका इम्पर्सनल। मैनी ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स लिरिक्स ऑफ इम्पर्सनल, यानी कि जितने बहुत सारे जो ग्रीक के लिरिक्स हैं वो इम्पर्सनल ही हैं, क्योंकि पर्सनल आप कितना बोलोगे, दूसरों के बारे में आपको बोलना पड़ेगा या दूसरों के अनुसार वो चीजें करनी होंगी। अब बात कर लेंगे हिस्ट्री ऑफ लिरिक्स की कि लिरिक्स की आखिर हिस्ट्री क्या रही है। तो द अर्लीस्ट लिरिक्स वेर रिटन बाय ग्रीक्स, यानी कि शुरुआत में जो लिरिक्स लिखे जा रहे थे वो ग्रीक्स के द्वारा ही लिखे गए थे। दोज लिरिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, यानी कि ये लिरिक्स जो थे, जो ग्रीक में लिखे गए थे, उनको 2 भागों में लिख दिया जा सकता था। एक था आपका चौरिक और दूसरा था आपका मोंडिफिक। अब जो चौरिक लिरिक्स होते थे वो वाज संग बाय द चौरस, यानी कि जो चौरस के द्वारा गाए जाते थे वो लिरिक्स कहलाते थे चौरिक। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द चौरिक लिरिक्स वेयर एसोलस। एसोलस जो था वो ग्रेटेस्ट लिरिक था, मतलब जो राइटर था, या फिर आपका जो है सोपेलेस हो गया या पिंडार हो गया, ये 3 जो थे ये ग्रेटेस्ट लिरिक राइटर उस समय टाइम पीरियड पर थे ग्रीक के। और जो मोंडिक लिरिक्स है वाज संग बाय ए सिंगल पर्सन, और जो मोंडिक लिरिक्स होता था वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा गाया जाता था। द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द लिरिक वेयर जो है सैफो एंड इकोयस। द ग्रीक प्रोड्यूस्ड लिरिक्स फ्रॉम द 7th century BC, यानी कि जो है 7th century BC से ही ये लिरिक्स आ रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड ऑनवर्ड देयर आफ्टर द रोमन राइटर्स अडॉप्टेड द लिरिक्स, और इसके बाद क्या हुआ कि ग्रीक से वो चीज रोमन तक आ गया और रोमन राइटर्स ने भी इसको अडॉप्ट किया। द वेल नोन रोमन लिरिक्स वेयर जो है कैटलस एंड होरेश, ये वेल नोन थे। तो इस तरीके से मतलब ये हिस्ट्री रही, लिरिक्स की शुरुआत हुआ ग्रीक्स से, जो कि 2 टाइप्स में चौरिक और मैंडोइक था। एंड बाद में ये चीज धीरे धीरे कहाँ पर पहुंचा, रोम तक पहुंचा।
अब बात करते हैं लिरिक्स इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में लिरिक्स का क्या योगदान रहा या लिरिक्स इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो लिरिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस वाट। सर थॉमस वाट ने जो है 1503 से 1542 तक इनका टाइम पीरियड रहा, तो लिरिक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन 1520s ही मेड जो है सोजर्न्स इन फ्रांस एंड इटली। 1520 में उन्होंने फ्रांस और इटली में सोजर्न्स बनाए। देयर ही वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय ब्यूटी ऑफ द लिरिक्स, और वहां पर वो जाकर के पहली बार जो है जो ब्यूटी ऑफ लिरिक्स से इम्प्रेस हुए। ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1527 एंड बिगेन टू कंपोज लिरिक्स। वो गए हुए थे कहाँ, फ्रांस और इटली में, वहां उन्होंने लिरिक्स को सुना एंड वहां से वो इम्प्रेस हुए और रिटर्न आए इंग्लैंड 1527 में एंड बिगेन कंपोज्ड लिरिक्स, और लिरिक्स को कंपोज करना स्टार्ट किया। His lyrics in personal and belongs to the class of literal song poetry, यानी कि उनका जो लिरिक्स था वो पर्सनल लिरिक्स टाइप का था, और जो क्या करता था आपका एक तरीके से जो है कनेक्ट होता था लिटरल सॉन्ग्स के। He wrote two kinds of lyrics, लिरिक प्रॉपर एंड सोनेट। उन्होंने जो है लिरिक की तरह भी लिखा, प्रॉपर लिरिक जो थे, और सोनेट की तरह। सोनेट क्या होता है हमने पहले बताया था, 14 लाइन्स की जो कविताएं होती हैं वो सोनेट कहलाती हैं, तो उस फॉर्म में भी लिखा। आफ्टर दैट इंग्लैंड हैड एन अनब्रोकन सक्सेशंस ऑफ लिरिकिस्ट अप टू 1660, यानी कि जो है वाट के बाद लगातार ये पूरा चलता रहा जो है इंग्लैंड में, पूरा एक तरीके का जो है अनब्रोकन चैन बन गया, कि मतलब कि एक के बाद एक जो है लेखक आते गए, और ये सिलसिला चलता रहा 1660 ईस्वी तक। द फेमस लिरिकिस्ट ऑफ दिस पीरियड वाज सूरी, सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर एंड वैन जॉनसन। तो ये उस टाइम पीरियड के फेमस जो है लिरिक्स राइटर्स थे। देन लिरिक्स वेर रिटन बाय जॉन डोने, जो है कैवेलियर पोएट, रॉबर्ट हेरिक, हर्बर्ट वैगन एंड ट्रैशो। तो इन सभी के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ, लिरिक्स से ज़्यादा फेमस होने लगा और इंट्रोड्यूस होता गया सभी के द्वारा। तो ये था इंग्लैंड में लिरिक्स। तो ये हमारा 6th टाइप था। अब बात करते हैं 7th टाइप ऑफ पोएट्री, जो कि है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉज। ड्रामेटिक मोनोलॉज क्या होता है इसके बारे में हमें समझना है। तो द टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉज इज ए पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर, यानी कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉज है वो एक इस तरीके का पोएटिक फॉर्म है जहां पर कंपोज किया जाता है इन द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर के मुंह के द्वारा ये वो चीज वो ड्रामेटिक तरीके से प्रस्तुत करता है। इन अदर वर्ड्स अगर इसको कहा जाए तो इट इज ए पोएम which consists of the feelings, expression and views of one poetic character, यानी कि एक पोएटिक जो कैरेक्टर है उसके फीलिंग्स क्या है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसके व्यूज क्या है, किसी चीज को लेकर के उस चीज को ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इन रिलेशन टू द पार्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पर्सन या वो जो सिंगल कैरेक्टर है वो किस तरीके से फील कर रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या उसके व्यूज हैं किसी चीज को लेकर के, उन चीजों को ये दिखाता है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन पोएटिक कैरेक्टर। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो कैरेक्टर लिया गया है एक पोएट्री को लिखने के लिए उसके एक्सप्रेशन को शो करता है। इट हैज द जो है फोर्स और विविडेट ऑफ ड्रामा, इसमें मतलब ड्रामा और फोर्स का फोर्स लगता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि इसमें एक तरीके का ड्रामा प्रोड्यूस किया जा रहा है। To analyze the dramatic monologue is a poetic composition, यानी कि जो एनालाइज किया जाता है ड्रामेटिक इस मोनोलॉज को वो एक तरीके का जो है पोएटिक कंपोजिशन है। सेकंड, इट इज द अटरेंस ऑफ पोएटिक कैरेक्टर, ये एक तरीके का जो है अटरेंस है पोएटिक कैरेक्टर का, नॉट द पोएट हिमसेल्फ, मतलब कि जो ये कविताएं लिखी जा रही हैं ये उस कैरेक्टर के बारे में डिफाइन कर रही हैं, उस कैरेक्टर का जो क्या व्यूज है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके फीलिंग्स है, उसको दिखाया जा रहा है, ना कि क्या किसका, पोएट का। ये चीज पोएट को रिफर नहीं करती है, ये केवल उसके बारे में मतलब जो कैरेक्टर लिया गया है उसके बारे में बता रही है। सो द प्रोनाउन जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है आई, इट डजंट रिफर द पोएट, ये क्या कर रहा है, ये पोएट को रिफर नहीं कर रहा है, जिसमें मतलब वो पोएट कह रहा है आई डोंट लाइक दिस या आई एक्सप्रेस लाइक दिस, तो उसमें आई जो है वो जो पोएटिक कैरेक्टर है उसके बारे में बात किया जा रहा है, जो पोएट है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड इट रिफर्स टू द पोएटिक कैरेक्टर स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ पोएम, यानी कि वो पोएटिक कैरेक्टर जिसके ऊपर वो पोएम लिखा गया है वो उस पोएटिक कैरेक्टर के बारे में दिखा रहा है। थर्ड, जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इन इट, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जो पब्लिक को पसंद आए। द ड्रामेटिक एलिमेंट्स इज द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल प्रेशर, etc, यानी कि जो ड्रामेटिक का एलिमेंट्स हैं
वो मेंटल प्रेशर हो सकता है कि कोई किसी सिचुएशन में हो तो वो उस समय कैसा बिहेव करेगा, या फिर एक तरीके का इमोशनल प्रेशर, कि इमोशनल अगर है या मतलब अलग अलग सिचुएशंस उसको लाइफ में दिया जाएगा कि वो जो ड्रामेटिक कैरेक्टर है वो किस तरीके से उसमें बिहेव करेगा। इसके बाद कह रहा है इन द कैरेक्टर नीडलेस टू से, यानी कि कैरेक्टर में जो है वो नीडलेस टू से है कि पोएटिक कैरेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोएट्स इमेजिनेशन, यानी कि जो ये पोएटिक कैरेक्टर होता है ये कोई रियल कैरेक्टर नहीं होता है, बल्कि ये पोएट के इमेजिनेशन में प्रोड्यूस की गई एक जो है कैरेक्टर होता है। द पोएट में हाउएवर गिव हिम ए नेम सच एज उलिसेस, यानी मतलब कि पोएट जो है वो उसको कुछ भी नाम दे सकता है कि मतलब हमने जो कैरेक्टर ये लिखा हुआ है इसका ये नाम है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, या फिर चाहे वो एंड्रोडल स्ट्रॉ हो, कुछ भी हो सकता है मतलब जो है। तो एक तरीके का ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो ऐसा है कि मतलब कि एक ड्रामा, एक चीज़ के बारे में पोएट ने इमेजिन किया और उसके पूरे एक तरीके का एक सिचुएशन में उसको डाल करके उसमें वो चीज़ क्या सोचेगा, क्या इमेजिन करेगा, वो मतलब पूरा दिखाता है। अब बात किया जाए अगर हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, यानी कि ये क्या हुआ, प्राचीन जो ग्रीक ट्रेजेडी थी उसमें इसका ओरिजिन होता है। इट अपियर्ड एज इमोशनल रिएक्शन टू ए सिचुएशन ऑफ ए ड्रामेटिक कैरेक्टर, यानी कि एक ड्रामेटिक कैरेक्टर को अगर एक सिचुएशन में डाल दिया जाए तो उसका इमोशनल रिएक्शन कैसा होगा वो चीज़ दिखाता है। इट वॉज हाईली पोएटिक, टचिंग एंड कॉम्पैक्ट, ये एक तरीके का बहुत हाईली पोएटिक होता है, टचिंग होता है और कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि देखोगे आप जब कोई ड्रामा देखते हो, आप जो मूवीज देखते हो वो भी एक तरीके का क्या है, ड्रामा ही क्रिएट किया जा रहा है। तो ड्रामा से क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट होता है उसका हमारे ऊपर और बहुत ज़्यादा हम उससे जो है कनेक्ट हो पाते हैं। इट्स सुप्रीम एग्जाम्पल कैन बी सीन इज सोफोक्ल्स ग्रीक ट्रेजेडी ओइडिपस टायरनस। तो इसमें हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इट जो है ओडिपस इज द किंग ऑफ थेवेश, अनविलिंगली ही किल्स हिज ओन फादर, और अनजाने में वो क्या करता है अपने फादर को ही अनिच्छा से मार डालता है, मतलब इच्छा नहीं थी उसकी ऐसा करने की लेकिन हो जाता है। लेउस एंड मैरीज हिज ओन मदर, और लेउस क्या करता है और मैरिज को क्या करता है अपनी मौत से जो है जोकाटा से मैरी करता है। सी वियर्स 3 चिल्ड्रंस टू हिम, और 3 बच्चे होते हैं। बट व्हेन ही कम्स टू नो ऑफ हिज टेरिबल मिस्टेक्स ही ब्लाइंड्स एंड एक्साइल्स हिमसेल्फ फॉर हैविंग डन सो। वो क्या करता है अनजाने में जो ये लेटिस होता है उसकी वो अपनी मदर से ही शादी कर लेता है, क्योंकि उसके मदर मतलब उसके फादर ने उसको छोड़ा था, मतलब उसमें तलाक हुआ था। पूरी स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर इससे शादी हो जाती है जिससे 3 बच्चे हो जाते हैं, और जब वो इस चीज़ को देखता है तो वो काफ़ी जो है ड्रामेटिक हो जाता है, मतलब कि वो मतलब एक तरीके का एक्सप्रेशन इमोशन किस तरीके का होगा कि जिस मदर से वो पैदा हुआ उसके साथ उसने इस तरीके का मतलब संबंध उसका बना कि उससे 3 बच्चे हुए। तो इस तरीके का मतलब बहुत ड्रामेटिक ट्रेजेडी बन जाती है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ ए पैथेनिक ड्रामा मोनोलॉग, और जो लास्ट पार्ट होता है वो ये चीज प्रोड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट इसके बाद बात किया जाए कि इन इंग्लैंड में इसका क्या था, ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है उसका इंग्लैंड में क्या रेफरेंस रहा, इंग्लैंड में क्या इम्पैक्ट रहा। तो इन इंग्लैंड लिटरेचर द ड्रामेटिक मोनोलॉजी अपियर ड्यूरिंग द रिनेशियंस, यानी कि 1575 से लेकर के 1625 तक ये चीज़ देखने को मिली। इट अपियर्ड इन एलिजाबेथ ड्रामा, एलिजाबेथ का लेकर के जो ड्रामा बनाया गया उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। पार्टिकुलरली इन ट्रेजेडी एंड इट appeared in the form of a long soliloquy. Its supreme example is Hamlet's soliloquy, beginning with to be or not to be. And इस तरीके से his mother has married his uncle King Claudius. He is told by his father's ghost that he is his father was pointed to death by क्लेडियस, यानी कि इस तरीके से मतलब एक तरीके का पूरा ड्रामा बन गया, पूरी मिस्ट्री बन गई, पूरी मतलब एक तरीके का स्टोरी क्रिएट हो गया। इन इट ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाट एवर ही शुड लिव और टेक रिवेंज ऑन हिज अंकल और सफर हिज मिजरी क्विकली और डाई। मतलब बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कि करना क्या चाहिए, एक पूरा ड्रामा तैयार हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इंग्लिश ड्रामा में लेकर के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को। अब बात करते हैं इसमें जो हमारा आखिरी टाइप है वो है आपका एलेजोरी। एलेजोरी क्या है, तो एलेजोरी इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली लिटरेसी बट आल्सो इंक्लूडिंग द विजुअल आर्ट्स इन विच द थिंग्स पोर्ट्रेड
stands also for something else. The things may be a person, an act or an abstract idea. कहने का अर्थ है एलोजरी जो है वो एक मेथड है, जो है लिटरेसी को, जो साहित्य है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसमें कुछ जो है विजुअल्स यूज किया जाए, कुछ आर्ट्स यूज किया जाए, उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, चाहे वो कोई पर्सन के बारे में बताया जा रहा हो, चाहे वो कोई आइडिया को एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, मतलब एक तरीके का उसमें जो है पोएटिक अंदाज लाया जाए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाई जाए. इट वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाई एस्ट्रोटल, जो है एरिस्टोटल मतलब अरस्तु को कहा जाता है, जो है क्वांटिटियन एंड एज एक्सटेंडन में जो है मेटाफर. द शिप ऑफ स्टेट इज ए मेटाफर बट इफ द रूलर इज ए पायलट द जो काउंसलर्स मैरिनर्स द स्टॉर्म वार. इट इज इस तरीके का मतलब पूरी तरीके से एक नैरेटिव स्टोरी हो. नैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ द मेटाफर बिकम्स एलोजरी, यानी कि जो मेटाफर है उसको अगर एक नैरेट करके उसको बताया जाए तो उसका जो नैरेटिव डेवलपमेंट है इसी को हम एलोजरी कह सकते हैं. द टर्म इज मोस्ट commonly applied to a fictional narrative in which the author intends the character and their actions to be understood in the sense difference from the surface meaning so that the secondary meaning becomes more significant than the primary. यानी कि कहने का अर्थ है कि इसको मोर कॉमनली यूज किया जाता है किसी भी स्टोरी को फिक्शनल रूप में नरेट करने का. जैसे हमारी मूवीज बनती है ना, तो वो रियलिटी नहीं होती है, वो फिक्शनल तरीके से हमको दिखाया जाता है ताकि वो चीज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सके, ज़्यादा बेहतर लग सके. तो ऑथर चाहता है कि इसका जो कैरेक्टर है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके, उसमें एक सेंस आए और मतलब जो उसका सरफेस मीनिंग है उससे थोड़ा सा अलग उसको सिग्निफिकेंट बनाया जाए. द जो है earliest example in English and one of the best anywhere is Bunyan's The Pilgrim's Process. Spencer's जो है Fairy Queen is more complex and not entirely consist to जो है figures being not only characters in the story and also abstract qualities but sometimes actually जो है कंटेम्परेरीज एंड ऑफ्टन ऑल जो है ऑल थ्री एट वंस, यानी कि ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट ला करके उसको दिखाया जा सकता है. सिंस हाउ एवर कंप्लीट जो है कंसिस्टेंसी इज डिफिकल्ट टू मेंटेन ए वर्क में हैव जो है एलोलॉजिकल पार्ट ऑफ जो है एडजेंट डांटेज डिवाइन जो कॉमेडी है वो हो गया, चाहे आपका टेनिसन्स जो है आइडियल्स हो गया, ऑफ द किंग्स हो गया, ये एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए. एंड द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज देम व्हेन दे ऑकर, और जो रीडर है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको रिकॉग्नाइज कर जाए विदाउट ट्राइंग टू कैरी देम बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट. From this formal sense, moreover, the term has raised in many directions. और इस चीज़ को लेकर के जो टर्म है ये कई डायरेक्शंस में रेज करती है. On a smaller scale, there is a apologue, a short allegory emphasizing moral जो है ideas, the parable with the religious purpose, the fable in which animals figures as human being, and still further from the center the moralized bestrays, lapidaries and herbals. यानी कि कहने का अर्थ है कि ये जो होता है ये बेसिकली कहीं ना कहीं रिलीजियस एस्पेक्ट से, रिलीजियस पर्पज से तैयार किया जाता है, जिससे कि लोगों को मतलब ड्रामेटिक तरीके से दिखा करके उसको एक सेंसिटिव तरीके से, फिक्शनल तरीके से दिखा करके लोगों के माइंड में उसकी एक छाप छोड़ी जा सके. Even a popular saying may be the जो है miniature allegory, a rolling stone gathers no moss. ये भी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. ऑन द अदर हैंड देयर इज ए काइंड ऑफ एलोजरी इन विच द सेकेंडरी मीनिंग आर नॉट टू ऑब्वियस और डिफाइन और इजीली रिकॉग्नाइज्ड वेदर द पर्पज ऑफ डिस्ग्यूज एज इन स्टायर आप देखोगे, और जो है एमिशमेंट यानी कि टू सिमुलेट गेसिंग. यानी कि कहने का अर्थ है कि जो सेकेंडरी मीनिंग होता है कभी कभी उस चीज़ का वो मतलब उतना ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा होता है या उसको आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं. और फॉर अदर रीजन्स सच एलोजरीज आफ्टर कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियस एंड ऑफ्टन इल डायरेक्टेड इंटरप्टेड. There are also works which जो है whether the author so intended or not seem to welcome or demand secondary or parallel examples with the results that जो है allegorical meanings are easily read into them. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो वर्क होता है वो वैसा नहीं होता है जैसा ऑथर चाह रहा होता है या उसने इंटेंड किया होता है. कभी कभी दो स्टोरीज एक पैरेलल रूप में एग्जाम्पल्स के रूप में चलने लगती हैं. Many parts of scripture have been treated in this way with historical जो है allegorical और analogical
जो है इंटरप्रिटेशन, यानी कि कई बार ये चीज़ें हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है कि एक साथ साथ कई कई स्टोरी चलने स्टार्ट हो जाती हैं। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स इज स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स मतलब गीत का गीत, तो ये भी एक तरीके का उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है इसके जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं वो क्या क्या हैं। तो हमने 7 फॉर्म्स देख लिया, हमने एलोजरी देख लिया, हमने इससे पहले आपका ड्रामेटिक मोनोलॉजी देखा है और उसको समझा है, उसके पहले हमने लिरिक्स को समझा है, एंड इससे पहले वीडियो में हमने बैलेड को समझा है, एपिक को समझा है, एलेजी को समझा है, ओड को समझा है, सोनेट को समझा है। तो इस तरीके से हमने जो है यूनिट 1 था आपका, इसके जितने भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री थे इन सभी को समझ लिया है। तो अगर आपसे जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से रिलेटेड आएंगे कि व्हाट इज द सोनेट, वो द हिस्ट्री ऑफ सोनेट बता दीजिए, या एलेजी की हिस्ट्री पूछ लिया, या एलेजी इन इंग्लैंड पूछ लिया, एपिक्स इन इंग्लैंड पूछ लिया। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, तो ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।